किंगटांग की बातों से मास्टर सी थोड़ा नाराज हो गए। अगर ये परिवार का कोई और सदस्य आज आया होता तो वे उसे घसीटकर ले जाने के लिए लोगों को बुला लेते, लेकिन ये किंगटांग ये परिवार की छोटी बेटी और मास्टर ये की इकलौती संतान थी, इसलिए वे ये परिवार की अगली उत्तराधिकारी थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मास्टर सी ने अंततः कहा, मैं तुम्हें आज कोशिश करने की अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन उसकी निगाहें और भी तेज हो गईं। अगर आप मुझे मेरे तीसरे पोते को बचाने का तरीका मौखिक रूप से नहीं समझा सकते तो इस दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। सी बाई के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। जैसे ही वो अपने दादाजी को मनाने ही वाला था, ये किंगटांग ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। ठीक है। मास्टर सी ने उपहास उड़ाते हुए मास्टर फिजिशियन जू की ओर मुड़ा। मास्टर फिजिशियन जू, अच्छा हुआ कि आप आज यहाँ हैं। कृपया बाद में किनारे से नजर रखें अगर कोई मेरे तीसरे पोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मास्टर फिजिशियन जू ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए मास्टर सी, मैं ध्यान से देखूंगा। तभी मास्टर सी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने ये किंगटांग की ओर तीक्ष्ण निगाहों से देखा, मानो उनकी आंखों में दो तेज धार वाले ब्लेड छिपे हों। ये किंगटांग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब मुझे अपने तीसरे पोते को बचाने का तरीका बताओ। ये किंगटांग ने मास्टर सी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो कह रहे हो, गलत बोलने पर तुम्हारी खैर नहीं। वो जानती थी कि सी बाई मास्टर सी का प्रिय पोता है, फिर भी उसे मास्टर सी से इतनी सावधानी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने मास्टर फिजिशियन जू को उसके पास ध्यान देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उसे सी बाई की नब्ज देखने का मौका तक नहीं दिया और उससे सीधे जवाब मांगा। दबंगई के मामले में ये बूढ़ा दादाजी निस्संदेह पहले स्थान पर थे। क्या मैं तीसरे युवा स्वामी की नब्ज नहीं देख सकती? ये किंगटांग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पूछा। मास्टर सी ने इस तरह उपहास किया मानो ये कोई स्वाभाविक बात हो। जाहिर सी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जो चाहे कहें। बिना किसी घबराहट या झुंझलाहट के उसने किसी से कलम और स्याही लाने को कहा और मौके पर ही एक नुस्खा लिख दिया। ये देखकर मुख्य चिकित्सक जू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उन्हें भी समझ आ गया था कि मास्टर सी ये किंगटांग को कोने में धकेल रहे थे। इस युवती को सी बाई की स्थिति की जांच करने का मौका दिए बिना वो उपचार कैसे बता सकती है? सी बाई थोड़ा असमंजस में दिख रहा था। दूसरी ओर मास्टर सी के चेहरे पर बर्फीली ठंडक छाई हुई थी और वह उसके लेखन समाप्त होते ही उसे वहां से ले जाने का आदेश देने के लिए तैयार थे। फिर वो उस पर अपना क्रोध निकाल सकेंगे। ज्यादा समय न बिताते हुए ये किंगटांग ने दो लंबे नुस्खे लिखे और सीधे मास्टर सी को प्रस्तुत कर दिए। मास्टर सी ने एक नज़र भी नहीं डाली और ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, ये किंगटांग, तुमने मेरे तीसरे पोते की हालत देखी तक नहीं, फिर भी इतनी दृढ़ता से नुस्खा लिखने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी की जान बचाने नहीं बल्कि जान लेने आई हो। ये किंगटांग ने मास्टर सी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। पहले तो उन्होंने उसे सी बाई की नब्ज भी नहीं देखने दी और अब वे दावा कर रहे थे कि उसने मनमाने ढंग से पर्ची लिख दी। उसे पता था कि ये परिवार के प्रति सी की घृणा को देखते हुए मास्टर सी निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। हालांकि चूंकि आज मास्टर फिजिशियन जो यहाँ मौजूद हैं, तो मास्टर सी उन्हें निष्कर्ष निकालने से पहले नुस्खे पर एक नज़र डालने क्यों न दें? ये किंगटांग ने आत्मविश्वास से भरी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्युशैया पर संघर्ष करने दूंगा। मास्टर सी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक इतने जिद्दी बने रह सकते हो और अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते। फिर उसने अपनी निगाहें उससे हटाए बिना ही नुस्खा मास्टर फिजिशियन जू को सौंप दिया। ये किंगटांग ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। मास्टर फिजिशियन जू ने नुस्खे को बहुत ध्यान से पढ़ा। उनके चेहरे पर पहले जो हल्की सी चिंता थी वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सदमे में बदल गई। यह नुस्खा, मास्टर फिजिशियन जू अचानक चिल्ला उठे। ये देखकर मास्टर सी ने मेज पर हाथ पटका और खड़े हो गए। ये किंगटांग की ओर उंगली करके उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये किंगटांग, तुम्हें और क्या कहना है? शोर सुनकर हॉल के बाहर मौजूद नौकर हॉल में दाखिल हुए और ये किंगटांग को पकड़ने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। रहने दीजिए दादाजी। सी बाई अचानक उठ खड़ा हुआ और ये किंगटांग के पास चला गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये किंगटांग इतनी कम उम्र में उसका इलाज कर सकती है। सी बाई, दूर हटो। मास्टर सी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। सी बाई ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ये किंगटांग की ओर देखते हुए उसने दबे स्वर में कहा, ये महोदया, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। फिर उसने ये किंगटांग को अपने साथ ले जाने की कोशिश की।
हालांकि ये किंगटांग बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। हल्की सी मुस्कान के साथ वो उसकी ओर मुड़ी और अपना सिर हिलाया। सी बाई की आंखों में हैरानी के भाव थे। उन्हें नहीं पता था कि ये परिवार की युवती इतनी जिद्दी होगी। उसके दादा की ये परिवार के प्रति घृणा को देखते हुए ये संभव था कि वो ये किंगटांग के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर वो अब नहीं निकली तो शायद वो फिर कभी नहीं निकल पाएगी। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही सी बाई ने इस तथ्य के बारे में सोचा, मास्टर सी ने जोर से आदेश दिया, ये किंगटांग को यहाँ से ले जाओ। शोर सुनकर हॉल के बाहर मौजूद नौकर हॉल में दाखिल हुए और ये किंगटांग को पकड़ने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। तथापि रुको रुको, कोई गलतफहमी। कुछ देर तक अचंभित रहने के बाद होश में आते ही वैद्यजू ने कांपते हाथों से ये किंगटांग की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही उन्होंने गुरु सी को उसे ले जाने का आदेश देते देखा, उन्होंने उसे ढाल बना ली। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी पर्ची को ऊपर उठाया और घबराई हुई आंखों से गुरु सी की ओर देखा। मास्टर फिजिशियन जू, आप क्या कर रहे हैं? मास्टर सी ने उस व्यक्ति को हैरानी से देखा जो अचानक आगे आकर स्थिति को बिगाड़ने लगा था। मास्टर फिजिशियन जू चिंता से रोने ही वाले थे। मास्टर सी, लेडी ये को चोट मत पहुंचाए, उन्हें चोट मत पहुंचाए। क्यों नहीं? उसका नुस्खा स्पष्ट रूप से मेरे तीसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये नुस्खा कारगर है, ये सचमुच तीसरे युवा स्वामी की जान बचा सकता है, उसने जल्दी से कहा। मास्टर सी ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुमने क्या कहा? मास्टर फिजिशियन जू ने गहरी सांस ली। अपने भावों को शांत करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने पहले मास्टर को बताया था कि तीसरे युवा स्वामी के शरीर से विष निकालना लगभग असंभव है। इस दुनिया में वंशानुगत बर्फ विष को पूरी तरह से दूर करने वाली एकमात्र औषधि प्राचीन औषधि पुस्तक में ही मिल सकती है। हालांकि ये पुस्तक लंबे समय से गुम है और मेरे मास्टर को इसके कुछ पन्नों के टुकड़े ही मिल पाए हैं। कुछ समय पहले मैंने देखा कि लेडी ये द्वारा लिखी गई दोनों औषधियां वास्तव में तीसरे युवा स्वामी के शरीर में मौजूद विष को दूर करने के लिए हैं। लंबे समय तक दवा लेने से विष प्रभावी ढंग से दूर हो सकता है। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वह दीर्घायु होंगे, लेकिन 30 वर्ष तक जीना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। मास्टर फिजिशियन जो बेहद उत्साहित थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें 15 साल की लड़की से प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ का नुस्खा देखने को मिलेगा। ईश्वर ही जानता है कि यह पुस्तक दुनिया भर के चिकित्सकों के लिए कितनी अनमोल थी। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन इसे खोजने में व्यतीत कर दिया, फिर भी उन्हें पुस्तक का कोई अंश भी नहीं मिला। लेकिन आज उन्हें ये पुस्तक एक युवा लड़की की लिखावट में देखने को मिली। इस समय मास्टर फिजिशियन जू ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ ये किंगटांग को देखा। मास्टर सी पूरी तरह से अचंभित रह गए। मास्टर फिजिशियन जू का सी परिवार से गहरा संबंध था और वे अत्यंत कुशल थे। स्वाभाविक रूप से मास्टर सी उनकी हर बात पर विश्वास कर सकते थे। फिर मास्टर सी के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। एक तरफ खड़े सी बाई एक पल के लिए थम गए। उन्होंने आश्चर्य से ये किंगटांग की ओर देखा, जिसका चेहरा शांत था। ये किंगटांग ने उसे हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़कर मास्टर सी की ओर मुंह कर लिया। क्या आप मास्टर सी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मास्टर सी ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो हुआ उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने पहले सोचा था कि ये किंगटांग यहाँ मौत की तलाश में आए हैं, लेकिन कौन जाने, वो सचमुच विष को ठीक करने के लिए जीवनरक्षक नुस्खा लिखने में सक्षम थी। लेडी ये के लिए चाय लाओ, मास्टर सी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। स्वामी के आदेश में बदलाव देखकर जो सेवक पहले सभागार में मौजूद थे, वे तुरंत निराश होकर चले गए। एक युवा सेवक जो स्थिति को समझ गया था, उसने तुरंत ये किंगटांग को एक कप चाय दी। बैठ जाइए, मास्टर सी ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उनका लहजा अभी भी सख्त था, लेकिन उनके शब्दों में पहले से कहीं अधिक कठोरता थी। इससे पहले वो ये परिवार से कितनी भी नफरत करता हो, ये बात निर्विवाद थी कि ये किंगटांग का नुस्खा वास्तव में सी बाई की जान बचा सकता था। ये किंगटांग ने चाय का प्याला लिया। मास्टर सी के रवैये में आए बदलाव को पहचानते हुए वो बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ सचमुच लंबे समय से खोया हुआ था। हालांकि 300 वर्ष बाद ये किंगटांग के पिछले जन्म में वो ग्रंथ मिल गया। ये किंगटांग ने पूरे ग्रंथ के पन्ने पलटे और अपनी असाधारण स्मृति के बल पर उसमें लिखी हर बात को स्पष्ट रूप से याद कर लिया। हालांकि सी बाई के शरीर में मौजूद बर्फ का विष उस समय के चिकित्सकों द्वारा लाइलाज माना जाता था, लेकिन 300 वर्ष बाद यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सी बाई भी निश्चिंत हो गया। अपने दादाजी के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर वह मन ही मन मुस्कुराया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया।
हॉल का माहौल बेहद विचित्र था, मानो वो घटनाओं के अचानक हुए बदलाव से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। मास्टर सी ने चुपचाप चाय की कुछ घूंटें लीं और जवाबों की तलाश में गहरी निगाहों से ये किंगटांग को निहारा। कुछ देर बाद उसने आखिरकार पूछा, तुम मेरे तीसरे पोते को क्यों बचाना चाहते हो? आग और पानी की तरह सी परिवार और ये परिवार के बीच गहरी दुश्मनी है और वे कभी एक दूसरे से मेलजोल नहीं रख सकते। ये परिवार की छोटी मालकिन होने के नाते आप हम सी परिवार की मदद क्यों करना चाहती हैं? उसने सवाल किया। हालांकि वो नुस्खों की प्रामाणिकता पर विश्वास करता था, लेकिन ये किंगटांग की सी परिवार की मदद करने की इच्छा के पीछे का कारण वो समझ नहीं पा रहा था। ये किंगटांग ने जवाब दिया, ये परिवार अब पहले जैसा ये परिवार नहीं रहा। मास्टर सी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मास्टर सी को ये पता होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में मेरे पिता का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। ये परिवार के मुखिया, जो लंबे समय से कुल प्रमुख का पद पाना चाहते थे, ने इसे मेरे पिता की सत्ता हथियाने का अवसर समझा। अब मेरे पिता का ये परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं है और ये निवास के अधिकांश लोग मुखिया के पक्ष में हैं। मुखिया की महत्वाकांक्षा को देखते हुए मेरे पिता और मैं दोनों उनके लिए कांटे बन गए हैं और वे हमें हटाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे, ये किंगटांग ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। मास्टर सी को आश्वस्त करने के लिए उसे सच बोलना ही होगा, अन्यथा ये परिवार के प्रति सी परिवार की घृणा को देखते हुए वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। ये परिवार के महान बुजुर्ग शब्द सुनते ही मास्टर सी की भौहें और भी तन गईं। मास्टर सी को शक था कि यही महान बुजुर्ग सीबाई की मां को जहर देने के पीछे का असली दोषी है। कुल के मुखिया और उनके उत्तराधिकारी की हत्या की साजिश रचना कुल में एक गंभीर अपराध है। भले ही ये कुल के मुखिया आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, उन्हें भी सावधानी बरतनी होगी। अगर यह खबर फैल गई तो वे कुल के मुखिया नहीं बन पाएंगे। मास्टर सी ने ये किंगटांग की बातों पर आसानी से विश्वास न करते हुए कहा। ये किंगटांग ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर वो सचमुच हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो यह आसान होगा, है ना? वो एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, ये परिवार की एक लड़की, ये यू, जो कि महान एल्डर की सगी पोती है, को कुछ दिन पहले यूनक्सियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख द्वारा उस पर मोहित किए जाने के बाद एक अपवाद के रूप में यूनक्सियाओ संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया था। क्या आपने इसके बारे में सुना है? यूनक्सियाओ संप्रदाय का नाम सुनकर मास्टर सी चौंक गए। यूनक्सियाओ संप्रदाय एक विशाल और शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके शिष्य इतने कुशल थे कि उनमें से कोई भी शाही दरबार को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, ये किंगटांग हंसते हुए बोली। तो क्या मास्टर सी को पता है कि यूनक्सियाओ संप्रदाय को वो क्यों पसंद आए? मास्टर सी कुछ पल चुप रहे। मैंने सुना है कि ये यू के पास सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ है। ये यू के यूनक्सियाओ संप्रदाय द्वारा चुने जाने की खबर लिन टाउन में काफी समय से फैली हुई थी। इतना ही नहीं, ये परिवार के महान बुजुर्ग ने ही ये यू की सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के बारे में खबर फैलाई थी। वो अचानक जोर से हंस पड़ी, जिसमें व्यंग्य का एक अवर्णनीय संकेत था। वो आध्यात्मिक जड़ मूल रूप से मेरी थी। मास्टर सी एक पल के लिए अचंभित रह गए। क्या वो आध्यात्मिक जड़ ये किंगटांग की थी? उसने अपनी कमीज थोड़ी ऊपर उठाई, जिससे उसका पेट दिखाई दिया। हालांकि यह केवल 2 उंगलियों के आकार का था, लेकिन उसकी गोरी त्वचा पर एक भयंकर निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये यू ने स्वयं मेरा पेट चीरकर मेरी आत्मा का मूल निकाला और उसे अपने शरीर में डाल दिया। ये सब महान बुजुर्ग की मंशा थी। अपनी पोती को सर्वोच्च श्रेणी का आत्मा का मूल दिलाने के लिए उन्होंने मुझे हानि पहुंचाने में भी संकोच नहीं किया। फिर कुल के मुखिया का पद हथियाने के लिए मुझ जैसी बाधा को वे क्यों जाने देते? उसने शांत भाव से बोलते हुए अपनी कमीज को बेपरवाही से नीचे रख दिया, मानो उसने स्वयं उस सारी पीड़ा का अनुभव न किया हो। इस दृश्य को देखकर हॉल में मौजूद हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आत्मा की जड़ को खोदने के लिए पेट को चीरना कितनी क्रूरता है। आध्यात्मिक मूल ही हर शक्तिशाली व्यक्ति की सुरक्षा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता का आधार और ऊर्जा का स्रोत था। किसी दूसरे के आध्यात्मिक मूल को निकालकर स्वयं के लिए उपयोग करना न केवल घृणित था, बल्कि सबसे दुष्ट व्यक्ति के लिए भी निषिद्ध था। किसने सोचा होगा कि ये परिवार में ऐसी घटना सचमुच घटित होगी? मास्टर सी ने गहरी सांस ली। इस क्षण उन्हें आखिरकार समझ आया कि ये किंगटांग के सी परिवार में आने का कारण खुद और अपने पिता के लिए कोई रास्ता खोजना था। अब जब ये परिवार पर महान बुजुर्ग का पूर्ण नियंत्रण था, तो ऐसा प्रतीत होता था कि आने वाले दिनों में पिता और पुत्री दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। चमकीली और निर्मल आंखों से उसने मास्टर सी की ओर देखा और आगे कहा,
ये दोनों उपाय तीसरे युवा स्वामी को उनकी विकट परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं और यह मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। मैं न केवल उन्हें दर्द से मुक्ति दिला सकती हूँ, बल्कि उन्हें सामान्य लोगों की तरह स्वस्थ भी बना सकती हूँ और यह सुनिश्चित कर सकती हूँ कि वे सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहें। उसके शब्दों ने मास्टर सी की कमजोर नस पर वार किया। उसने इतना प्रयास केवल इसलिए किया था ताकि सीबाई अधिक समय तक जीवित रह सके। तुम सी परिवार से क्या चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें, तो मुझे खेद है कि यह असंभव है। अगर हम ये परिवार को नुकसान पहुंचा सकते, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत पहले ही नष्ट कर चुका होता, मास्टर सी ने उत्तर दिया। ये किंगटांग मुस्कुराई। मैं खुद अपना बचाव करूंगी और खुद बदला लूंगी। मुझे बस सी परिवार से एक मदद चाहिए। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बशर्ते कि इसमें ये परिवार के भीतर चल रहे आंतरिक कलह का जिक्र न हो, मास्टर सी ने वादा किया। ये किंगटांग की आंखों में हल्की सी हंसी झलक गई। उसे ठीक यही वादा चाहिए था। मैं चाहता हूं कि मास्टर सी मुझे किसी से मिलवा दे। कौन? मुसू। मास्टर सी के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने ये किंगटांग को अजीब नजरों से देखा। मुसू फॉलनस्टॉस सिटी के नगर प्रमुख थे। उनका नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध था और उनकी कुशलता अतुलनीय थी। वे अत्यंत शक्तिशाली और उच्च पदस्थ व्यक्ति थे जिनके कई संप्रदाय प्रमुखों से घनिष्ठ संबंध थे। यहाँ तक कि सम्राट को भी मुसू को देखकर अपना सिर झुकाना पड़ता था। सी परिवार और मुसू के बीच घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि सी परिवार के कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता था। ये किंगटांग को इसके बारे में कहाँ से पता चला? बूढ़े मास्टर सी के चेहरे पर एक अजीब भाव था। ये किंगटांग मुसू और सी परिवार के बीच के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह जानती थी। अतीत में ये यू द्वारा सी परिवार के सफाए के बाद मुसू ने उनका बदला लिया था। अगर ये यू के गुरु ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता, तो मुसू के हाथों ये किंगटांग की जान चली जाती। मुसू एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका विशेष दर्जा था। ये किंगटांग किसी परिवार के प्रति सद्भावना के पीछे असली वजह वही थे। केवल उन्हीं जैसा शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति ही ये किंगटांग को एक उच्च कुल में शामिल करने की पैरवी कर सकता था। केवल एक उच्च कोटि की शिष्या बनकर ही वो ये यू के साथ अपने अंतिम मुकाबले के लिए पर्याप्त संपत्ति प्राप्त कर सकेगी। इस पर और विचार विमर्श की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि यह निर्णय मेरा नहीं है, इसलिए महामहिम मुसू से पहले परामर्श करना आवश्यक है। बूढ़े मास्टर सी हिचकिचाए, क्योंकि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं था। ये किंगटांग मुस्कुराई और बोली, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। उसे पूरा विश्वास था कि सीबाई के लिए बूढ़े मास्टर सी मुसू को उससे मिलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बूढ़े मास्टर सी ने संक्षेप में सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपका अनुरोध महाराज तक पहुंचा दूंगा, लेकिन याद रखें, अंतिम निर्णय महाराज का ही होगा। हालांकि इतना कहते हुए उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये किंगटांग ने मास्टर सी को अग्रिम धन्यवाद दिया। ये किंगटांग ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आपने सैनेर की जान बचाई है और हम सी परिवार कभी किसी के ऋणी नहीं रहे हैं। बदले में एहसान करना तो स्वाभाविक है। बूढ़े गुरु सी ने अपनी बात समाप्त की। ये किंगटांग हंस पड़ी। जाहिर है वह सी परिवार के नियमों को जानती थी, वरना वह उनसे संपर्क करने के लिए इतनी दृढ़ निश्चयी नहीं होती। हालांकि वे फिलहाल सीबाई की लंबी उम्र बहाल करने के उनके तरीके के लिए उन्हें मुआवजा देने में असमर्थ थे, लेकिन उनके द्वारा दी गई नुस्खों की 2 सूचियां सी परिवार की प्रशंसा पाने के लिए पर्याप्त थीं। डॉक्टर जू ने ये किंगटांग के साथ दवाओं के नुस्खे पर चर्चा करने का अवसर लिया। एक अनुभवी और प्रसिद्ध चिकित्सक का एक युवा लड़की से परामर्श करना, उसकी चिकित्सा विशेषज्ञता के प्रति उच्च सम्मान रखना, वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था। ये किंगटांग ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, इसलिए वो अपनी सीट से उठी और विदाई लेते हुए बोली, काफी देर हो गई है, मुझे लगता है अब मुझे चले जाना चाहिए। बूढ़े मास्टर सी ने संक्षेप में सिर हिलाया और घर के प्रबंधक को विशेष रूप से उसे बाहर ले जाने का निर्देश दिया। ये किंगटांग को हॉल से जाते हुए देखकर बूढ़े मास्टर सी सोचने लगे, ये परिवार की यह युवती अफवाहों से बिल्कुल अलग क्यों थी? उसका साहसी दृष्टिकोण और संयम उसके साथियों में भी दुर्लभ था। जैसे ही उसने नजर घुमाई, उसने देखा कि उसका अपना पोता ठुड्डी पर हाथ रखे बैठा है और शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। मुझे याद है दादाजी हमेशा एक पोती चाहते थे। वर्तमान में सी परिवार को 3 नन्हे शरारती बच्चों का आशीर्वाद मिला, लेकिन अफसोस वे सभी नर थे। बूढ़े गुरु सी ने भौहें चढ़ाकर फटकार लगाई, अपनी बकवास बंद करो। सी बाई मुस्कुराया और पश्चाताप का भाव दिखाने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए उसे ये किंगटांग का अडिग रवैया याद आया।
ये क्विंगटांग है, काफी दिलचस्प। ये किंगटांग सी परिवार से निकलने के बाद सीधे घर चली गई। ये लिंग अपनी बेटी को खाली हाथ लौटते देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ न पूछने का फैसला किया। अपने कमरे में लौटते ही ये किंगटांग ने तुरंत अपना अभ्यास शुरू कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का पुनः जागृत होना एक चमत्कार था, लेकिन उचित साधना के बिना इससे कुछ खास हासिल नहीं किया जा सकता था। अगर वह इसका पूरा लाभ उठाना चाहती थी तो वह यूं ही समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। अंधेरा छाने पर ये किंगटांग ने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया। उसने नाइट गाउन पहना और बिस्तर पर चली गई। गहरी नींद में सो रही ये किंगटांग को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि दानव सम्राट के हृदय से एक काली धुंध उमड़ रही है, जो उसकी छाती के नीचे धड़क रही है। ये धुंध, जो उसकी आत्मा की शक्ति को पुनर्जीवित करने में सहायक थी, उसके शरीर से निकलने लगी। उत्सर्जित विषैली गैस एक जगह एकत्रित होकर एक छोटे से काले गोले का रूप ले लेती है, जो धीरे धीरे उसकी छाती तक सरकती हुई जाती है और उस पर आराम से बैठ जाती है। रात के अंधेरे में दो हटे कट्टे व्यक्ति ये परिवार के घर के द्वार पर प्रकट हुए। मूसू ने ये के घर की ओर देखा। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपनी दृष्टि अपने सामने खड़े उस व्यक्ति की ओर मोड़ी, वह भावहीन रहस्यमय व्यक्ति जिसकी मोहिकता इस दुनिया से परे थी। महामहिम, क्या दानव सम्राट का हृदय यहाँ है? मूसू ने पूछा। उस व्यक्ति ने संक्षेप में सिर हिलाया। अंधेरे में उसकी गहरी निगाह ये परिवार के घर के बंद दरवाजों पर टिकी। जैसे ही वो व्यक्ति घर की ओर बढ़ा, दरवाजे अचानक अपने आप खुल गए। यहाँ इंतजार करें, उस व्यक्ति ने गहरी और मधुर आवाज में आदेश दिया। मूसू ने आदरपूर्वक आज्ञा का पालन किया और द्वार के बाहर पहरा देते हुए उस व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक देखता रहा जो निवास में प्रवेश कर रहा था। ये किंगटांग की गोद में दुबका हुआ वो छोटा सा काला गोला कुछ गड़बड़ महसूस कर बैठा। उसका गोल मटोल शरीर सहज रूप से कांप उठा और तुरंत उसकी रजाई के नीचे घुस गया। अगले ही पल ये किंगटांग के कमरे का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। दरवाजे के बाहर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति दिखाई दिया। पुरानी यादों के भाव ने उस व्यक्ति को ये किंगटांग के पास जाने के लिए प्रेरित किया। चांदनी रात में उसने सोते हुए उस नन्ही बच्ची के चेहरे की सुंदरता को निहारा, मानो ईश्वर का दिया हुआ कोई अनमोल उपहार हो। जब उसने ये किंगटांग की छाती पर अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी गहरी आंखों में जरा सा भी संदेह नहीं दिखाई दिया। उसकी हथेली में महसूस हुई कोमलता ने क्षण भर के लिए उसकी क्रिया को रोक दिया, फिर उसने अपना इरादा फिर से दोहरा लिया। ये किंगटांग के हृदय के पास स्थित हथेली पर एक आभा का प्रवाह एकत्रित होने लगा। रजाई के नीचे छिपा हुआ छोटा काला गोला चुपके से उस आदमी की हरकतों को देख रहा था। वह घबराकर रजाई से बाहर निकला और सीधे उस आदमी के अश्लील हाथ से टकरा गया। गोले के टकराने से संचित आभा बिखर गई। एक गहरा धुआं उस आदमी के हाथ पर छा गया, जिसने ये किंगटांग की छाती पर टिके छोटे काले गोले को देखकर भौहें चढ़ाईं, जो उसकी रक्षा कर रहा था। तुम उसका दिल नहीं ले सकते, एक बचकानी अपरिपक्व आवाज उस छोटे से काले गोले के भीतर से गूंजी। उस व्यक्ति की आंखें और आवाज दोनों ही एक समान रूप से ठंडी थी जब वह बिना विचलित हुए उस गोले को घूर रहा था। यह मेरा है। वो छोटा काला गोला पल भर में बेकाबू हो गया और ये किंगटांग की इस तरह रक्षा करने लगा जैसे कल होगा ही नहीं। उस व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी चिंतनशीलता झलक रही थी जब उसने गोले के व्यवहार को देखा। ये राक्षसी आभा, ये सोचकर आश्चर्य होता है कि यह चेतना विकसित करने के लिए संघनित हो गई है। उसने सहज ही अपनी निगाह एक किंगटांग की ओर घुमाई, जो गहरी नींद में सो रही थी। क्या यह उसकी वजह से है? दानव सम्राट के हृदय में वो राक्षसी आभा समाहित थी जो संसार में व्याप्त थी। अब वो आभा एक ऐसी आत्मा में समाहित हो गई थी जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। क्या उस लड़की ने उस आभा को जागृत करने में कामयाबी हासिल कर ली थी? अब जब मेरी अपनी इच्छा शक्ति है तो तुम मुझे मिटा नहीं सकते, उस छोटे काले गोले ने कहा। यह मूल रूप से दानव सम्राट के हृदय में सुप्त अवस्था में रहने वाली राक्षसी आभा थी। ये किंगटांग द्वारा आह्वान किए जाने पर अंततः इसमें चेतना का संचार हुआ। यदि वो व्यक्ति हृदय को पुनः प्राप्त कर लेता तो वह अपनी चेतना हमेशा के लिए खो देता। वो ऐसा नहीं चाहता था। होश में आने के तुरंत बाद वो गायब नहीं होना चाहता था। यह आपके हाथ में नहीं है, उस व्यक्ति ने उदासीनता से जवाब दिया। अगर तुमने जबरदस्ती मेरा दिल निकालने की हिम्मत की तो मैं खुद को उड़ा दूंगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, उस गोले ने गुस्से में जवाब दिया। उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे एक भयावह और डरावनी निगाहें दिखाई दी। किसी ने भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं की थी। मानो उस आदमी की खतरनाक आभा को भांपते हुए वो छोटा काला गोला डर के मारे पीछे हटने को मजबूर हो गया।
मैं तुम्हें दिल लौटा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे शरीर देना होगा। यह असंभव है। एक राक्षसी आत्मा कभी किसी शरीर पर कब्जा नहीं कर सकती। यह असंभव नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब उसका तुम्हारे साथ बच्चा हो। मैं मूल रूप से तुम्हारा हृदय हूँ जिसमें उसकी आत्मा समाहित है, इसलिए केवल तुम दोनों से जन्म लेने वाले रक्त और मांस ही मेरी चेतना को प्राप्त कर सकेंगे। बोलते बोलते वो गोला और भी अधिक उत्साहित हो गया। अगर वो उसकी बच्ची बन जाए तो उसे मम्मी कहना कितना अच्छा रहेगा। वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से उस गोले के आश्चर्यजनक शब्दों से स्तब्ध रह गया था। उसके साथ बच्चा पैदा करने के लिए उसने एक बार फिर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही लड़की पर अपनी नज़र डाली। उस छोटे काले गोले ने धीरे से स्पष्ट किया, जब तुम दोनों को बच्चा हो जाएगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं दिल तुम्हें लौटा दूंगा। अब तुम्हें पता है, मैंने वसीयत बना रखी है, मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर तुम दिल वापस नहीं ले सकते। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ठीक वैसे ही जैसे उस गोले ने दावा किया था। अगर उसने विरोध किया तो वह अपना दिल कभी भी सही सलामत वापस नहीं पा सकेगा। उस आदमी की आंखों में खौफनाक और जानलेवा इरादा झलक रहा था। जब उसने अपने हाथ पर मंडरा रहे काले धुएं को घूरकर देखा, वो कुछ देर चुप रहा, फिर लगा जैसे उसने फिलहाल उससे निपटने की कोशिश छोड़ दी हो और आखिरकार मुड़कर चला गया। उस आदमी के जाने के बाद वो छोटा काला गोला आखिरकार कांपना बंद कर दिया। वो फिर से ये किंगटांग की छाती में सिमट गया, बिल्कुल एक रोएदार गेंद की तरह सिकुड़कर। मम्मी मम्मी, इसे ये किंगटांग पसंद थी जिसने इसे जागृत किया था। उसी ने और दानव सम्राट के हृदय ने इसे जन्म दिया था, तो फिर वही इसकी मां होनी चाहिए। वो व्यक्ति ये के घर से निकल गया। मुसु, जो द्वार के बाहर पहरा दे रही थी, ने उस व्यक्ति के चेहरे पर उदासी की एक झलक देखी। क्या बात है महाराज? उस आदमी की भौहें तन गईं और कुछ पल की चुप्पी के बाद, मैं किसी लड़की को अपने साथ बच्चा पैदा करने के लिए कैसे मनाऊं? उसके सवाल पर मुसु की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। आखिर उसने अभी अभी क्या सुन लिया? किसने सोचा होगा कि वह महान, भावहीन और उदासीन दानव सम्राट इतना अविश्वसनीय प्रश्न पूछेगा? ये तो निर्भर करता है। मुसु के मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने गला साफ किया और जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। जब तक उनके बीच सच्चा प्यार है, मुझे विश्वास है कि लड़की उस आदमी के बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होगी। सच्चा प्यार? पहली बार उस व्यक्ति के चेहरे पर अनिश्चितता का भाव दिखाई दिया, जो अनादिकाल से बर्फ की तरह स्थिर था। ये किंगटांग ने एक सपना देखा, एक बहुत ही अजीब सपना। उसके सपने में एक छोटी सी काली गेंद उछल रही थी, उसका पीछा कर रही थी और उसे मम्मी कहकर पुकार रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसे ऐसा अजीब सपना क्यों आया, लेकिन जागने के बाद उसने उस सपने को तुरंत भुला दिया। तरोताज़ा होने के बाद उसने अपनी योजनाओं पर विचार किया। कल उसने सी परिवार में काम शुरू करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन उनसे पूरी तेजी की उम्मीद करना अव्यावहारिक होगा। वैसे भी उसे कोई जल्दी नहीं थी, आधा महीना उसकी तैयारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। चूंकि उसका काम केवल सी परिवार या मुसु का समर्थन हासिल करना नहीं था, क्योंकि उन्हें बाहरी कारक माना जाता था, बल्कि अपने अतीत के दुश्मनों से बदला लेने के लिए उसकी अपनी ताकत ही असली निर्णायक कारक थी। हालांकि उसे एक बार फिर आध्यात्मिक जड़ मिल गई थी, फिर भी वह एक कमजोर पौधा था। उसे इसे पूरी क्षमता तक विकसित करने के लिए पोषण देना था। ये किंगटांग अपने निवास से निकली और शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित खजाने के मंडप की ओर चल पड़ी। पवेलियन ऑफ ट्रेजर्स एक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड था। केवल लिन शहर में ही नहीं, बल्कि महाद्वीप के सभी प्रमुख शहरों में इसकी शाखाएं फैली हुई थीं। यहाँ आपको अनेक प्रकार के अनोखे आभूषण और वस्तुएं मिलेंगी। यदि आपके पास पर्याप्त धन दौलत हो तो कोई भी अनमोल खजाना आपका हो सकता था। एक भव्य और आलीशान 7 मंजिला पैगोडा में खजाने का मंडप स्थित था। अतीत में ये किंगटांग ने एक बार इस जगह का दौरा किया था जब वो बहुत उदास थी। उस समय अत्यधिक कीमतों के कारण वो कुछ भी नहीं खरीद पाई थी, लेकिन अब इमारत में प्रवेश करते समय उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। हालांकि अभी सुबह का समय था, फिर भी ग्राहकों की भारी भीड़ थी। भूरे रंग के कोट पहने सहायक कर्मचारी भीड़ के बीच इधर उधर भाग रहे थे और प्रत्येक थाली में एक चमकदार खजाना सजाकर परोसा जा रहा था। ये किंगटांग रत्नों और आभूषणों से सजी अलमारियों के पास से गुजरते हुए एक छोटे लेकिन आकर्षक काउंटर के सामने पहुंची। काउंटर पर नाखून के आकार के कई रत्न प्रदर्शित थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में अनेक रंगों और शानदार चमक से परिपूर्ण था। किंगटांग की नज़र एक रत्न पर पड़ी जो गुलाबी सफ़ेद रंग का था और लगभग छोटी उंगली के नाखून के आकार का था। गुलाबी रंग से रंगे हुए इसके सफ़ेद और पारदर्शी चमक को देखकर यह बेहद खूबसूरत लग रहा था।
एक फ्लोरा मूनस्टोन। ये किंगटांग ने उसकी उपस्थिति पर थोड़ा आंखें सिकुड़ी। फ्लोरा मूनस्टोन एक अनमोल रत्न है जो प्रकृति की आभा से परिपूर्ण है। इसे आभूषण के रूप में पहनने से साधक के प्रशिक्षण की दक्षता बढ़ती है। महिलाओं के लिए फ्लोरा मूनस्टोन अपने प्रभावी एंटी एजिंग गुणों के कारण भी पूजनीय है। जब ये किंगटांग मूनस्टोन की प्रशंसा कर रही थी, तभी कुछ लंबे कद के आदमी अचानक उसके पास आ गए। उनमें से एक ने काउंटर पर जोर से हाथ पटका। मुझे यहाँ फ्लोरा मूनस्टोन मिलने की उम्मीद नहीं थी। समूह में से एक आकर्षक युवक ने मूनस्टोन की ओर इशारा किया। उस आदमी की आवाज सुनकर ये किंगटांग ने काउंटर से अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसे पहचानते ही उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। और मुझे भी आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई, मिस ये, या क्या मुझे आपको अपनी पूर्व भाभी कहना चाहिए? युवक ने भी उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया, हालांकि उसका अभिवादन तिरस्कार से भरा था। दुआन तियानरुई, ये किंगटांग ने अपने सामने खड़े उस युवक को भावहीन निगाहों से देखा, जो स्पष्ट रूप से झगड़ालू स्वभाव का था। दुआन तियानरुई दुआन परिवार के तीसरे युवा स्वामी थे और दुआन तियानराव के छोटे भाई भी थे। 2 दिन पहले दुआन तियानराव ने सगाई तोड़ दी थी। दुआन परिवार में सभी को अब तक ये बात पता चल चुकी होगी, इसीलिए दुआन तियानरुई ने खुलेआम उसका अपमान किया। क्या तुम्हें यह मूनस्टोन भी पसंद आ गया? दुआन तियानरुई ने मुस्कुराते हुए उसे सिर से पैर तक देखा। बुरा नहीं है, फ्लोरा मूनस्टोन सचमुच एक दुर्लभ रत्न है। तुम्हारी पसंद अच्छी है। दुआन तियानरुई ने एक पल रुककर फिर कहा, लेकिन ये परिवार के सदस्य के रूप में क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कीमती रत्न केवल उसी व्यक्ति के पास होना चाहिए जो इसके योग्य हो? ये किंगटांग खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वो कौन है? दुआन तियानरुई मुस्कुराया और बेफिक्री से बोला, आपने ये सवाल पूछा, यह मजेदार है। ये मेरी नई भाभी होंगी, मिस ये। मुझे लगता है कि आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। मेरे बड़े भाई सबत के दिन आपकी सगाई तोड़ देंगे। इसके अलावा वे अपनी नई मंगेतर का परिचय भी करवाएंगे। यह मूनस्टोन उन्होंने ही चुना है। आप तो मजाक किरकिरा नहीं करना चाहेंगी, है ना? हो सकता है कि दूसरों को यह न पता हो कि दुआन तियानरुई की नई भाभी कौन थी, लेकिन ये किंगटांग को इसके बारे में पता होना नामुमकिन था। जाहिर है वो ये जुन ही होंगे। ये किंगटांग शुरू में इस मूनस्टोन को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थी, लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा था जो ये जुन चाहती थी, इसलिए वो बाधा बनने में भी बहुत खुश थी। क्या सच में? ये किंगटांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यह अभी भी पसंद है। दुआन तियानरुई ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, मिस ये, मूनस्टोन अपने एंटी एजिंग गुणों के लिए जाना जाता है, जो किसी महिला की सुंदरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन आप जैसी किसी के लिए। इतना कहकर दुआन तियानरुई ने ये किंगटांग के चेहरे पर पड़े घूंघट पर एक नज़र डाली और कहा, ये सब व्यर्थ न जाने देना ही बेहतर है। हालांकि उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके शब्द उसकी बदसूरत शक्ल के प्रति घोर भेदभाव थे। ये किंगटांग ने अपनी भौहें उठाईं और पलटकर जवाब दिया, लेकिन मुझे ये बहुत बुरी तरह से चाहिए। दुआन तियानरुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुश्री ये, हमारे परिवार भले ही गठबंधन में माने जाते हों, आपके पास न तो साधना के लिए कोई आध्यात्मिक जड़ है, न ही कोई दिखावटीपन। फिर भी आप एक ऐसी वस्तु के लिए लड़ रही हैं जिसका आपके लिए स्पष्ट रूप से कोई उपयोग नहीं है। क्या आप सचमुच ऐसा कर रही हैं? ये किंगटांग हंसना चाहती थी। दुआन तियानरुई, अगर आप ये शुंग के लिए इसे खरीदने के लिए इतने ही दृढ़ हैं, तो चलिए हम अपनी ही संपत्तियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। दुआन तियानरुई ने उपहास करते हुए तुरंत एक सहायक को इशारा किया। सहायक ने ये किंगटांग को अनदेखा कर दिया। हालांकि वो काफी देर से काउंटर के सामने खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने दुआन तियानरुई को हाथ हिलाते देखा, वो तुरंत उसके पास आ गया। श्रीमान दुआन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दुआन तियानरुई ने काउंटर में प्रदर्शित फ्लोरा मूनस्टोन की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे बाहर निकालो। सहायक ने तुरंत डिस्प्ले से मूनस्टोन निकाला और कहा, ये फ्लोरा मूनस्टोन कल ही आया है। मुझे खेद है कि इस दुनिया में आपको इसके जैसी चमक वाला दूसरा मूनस्टोन नहीं मिलेगा। करीब से निरीक्षण करने पर दुआन तियानरुई इसकी गुणवत्ता से संतुष्ट हुआ। अपने प्रतिद्वंद्वी को न भूलते हुए उसने अपनी निगाहें उठाकर ये किंगटांग की ओर देखी। इसकी कीमत क्या होगी? सहायक ने उत्तर दिया, 30,000 सोने के सिक्के। उसने जो कीमत बताई वो इतनी अधिक थी कि बुटीक में मौजूद अन्य ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। मटर के दाने जितने छोटे से मूनस्टोन की कीमत 30,000 सोने के सिक्कों के बराबर हो सकती है।
ईश्वर ही जानता था कि इसकी कीमत इतनी अधिक थी कि आम आदमी इसे जीवन भर में कमा नहीं सकता था। यहाँ तक कि कुलीन वर्ग के लोगों को भी इतनी भारी रकम चुकाने में कठिनाई हो सकती है। 30,000। मिस ये, क्या आप अब भी इस पर अड़ी हैं? दुआन तियानरुई ने ये कीतांग को देखा। उन्हें दुआन तियानराव से बहुत पहले ही पता चल गया था कि बड़े बुजुर्ग ने ये परिवार के मुखिया ये लिंग से सारी सत्ता छीन ली थी, इसलिए उनकी बेटी होने के नाते ये कीतांग को केवल नाम की ही परिवार की मुखिया माना जा सकता था। अब जब उनके परिवार का सारा खर्च भी बड़े बुजुर्ग के हाथ में था, तो वो इतनी बड़ी रकम चुकाने में असमर्थ थी। ये किंगटांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक भयावह घूरती निगाह डाली। आसपास के कुछ ग्राहकों ने दोनों परिवारों के बीच की इस प्रतिद्वंद्विता पर नजर डाली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये किंगटांग ये परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। हालांकि दुआन तियानराव द्वारा अपनी सगाई तोड़ने का मामला अभी सामने नहीं आया था, लेकिन इसकी अफवाहें लिन शहर में पहले ही फैल चुकी थीं। दुआन तियानरुई के साथ हुए इस सार्वजनिक विवाद ने इन अफवाहों की सत्यता को ही साबित कर दिया। चारों ओर फैल रही अफवाहों का सार निकालने पर सभी को यह एहसास हो गया कि ये परिवार की यह महिला अब उतनी प्रिय नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। वो दुआन तियानरुई से कैसे मुकाबला करेगी? अपने स्वामी के साथ आया एक सेवक एक कोने में रखी हुई कुछ कीमती धातुओं का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नज़र शोरगुल की ओर पड़ी। उसने जो देखा उससे वो स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत अपने स्वामी को सूचना दी। युवा स्वामी, ये मिस ये हैं। सीबाई ने सफ़ेद जैद का एक टुकड़ा नीचे रखा, फिर अपना सिर उस दिशा में घुमाया जिधर परिचारक इशारा कर रहा था। भीड़ में से भी वह उस छोटी कदकाठी वाली लेकिन जानी पहचानी आकृति को पहचान सका। ये कीतांग? युवा स्वामी, ऐसा लगता है कि मिस ये का डुआन परिवार के सदस्यों से झगड़ा हो गया है। क्या हम जाकर देखें? सेवक ने घबराते हुए पूछा। सीबाई ने तुरंत जवाब देने की जल्दी नहीं की, बल्कि दूर से अकेली खड़ी उस लड़की को देखता रहा जिसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। वह हंसा और सिर हिलाते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ये सब अच्छे से आता है। ये किंगटांग की मुस्कान बहुत जानी पहचानी थी, ठीक वैसे ही जैसे उस समय थी जब वो सी परिवार में उसके दादाजी से बहस कर रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और विजय का भाव झलक रहा था। लेकिन सीबाई ने अपनी निगाहें नहीं हटाई, क्योंकि वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो इस दुविधा को कैसे हल करने वाली है। दूसरी ओर दुआन तियानरुई अपनी हथेली पर मौजूद मूनस्टोन से खेलते हुए उसकी दुर्दशा का भरपूर आनंद ले रहा था। ये किंगटांग और दुआन तियानराव की सगाई से वो लंबे समय से असंतुष्ट था। उसका बड़ा भाई, जो महिलाओं का चहेता था, उसकी जैसी बदसूरत पत्नी के साथ कैसे रह सकता था? शुक्र है कि उनकी सगाई टूट गई। उस रिश्ते के खत्म होने से अब उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये किंगटांग इस विकट स्थिति से जरा भी परेशान नहीं हुई। इसके विपरीत उसने मुस्कुराते हुए सहायक से कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ। सहायक उसकी अचानक की गई विनती से थोड़ा हैरान रह गया। मिस ये, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको बैंड ग्रासेस चाहिए तो अपने मैनेजर को फ़ोन करो। ये किंगटांग ने बीच में ही टोकते हुए उसे काफ़ी ठंडी निगाहों से देखा। उसकी बर्फीली निगाहों से मिलते ही सहायक के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जब उसने बैंड ग्रास का जिक्र किया तो वो कांपने लगा। हालांकि इसकी वजह कुछ और ही थी। दुआन तियानरुई को ये किंगटांग की चाल का अंदाज़ा नहीं था और उसने सोचा कि वो खुद को मूर्ख बना रही है। उसने सहायक से कहा, आप बेझिझक अपने प्रबंधक को बुला लीजिए। मैं। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, सहायक पहले ही वहां से भाग चुका था। कुछ ही क्षणों में सहायक एक 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ जल्दी से वापस लौटा। मिस ये, मैं इस बुटीक का मैनेजर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने ये किंगटांग का अभिवादन किया और फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैंने अपने सहायक से उस बैंड ग्रास के बारे में सुना है जिसका आपने जिक्र किया है। क्या मैं जान सकता हूँ, क्या आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है? हालांकि मैनेजर बात करते समय संयमित रहे, लेकिन उनकी आंखों में उनकी उत्सुकता झलक रही थी। बैंड ग्रास एक बहुमूल्य जड़ी बूटी थी जिसकी खोज खजाने के मंडप के मालिक को बहुत थी। महाद्वीप भर में इसकी मांग रखी गई थी और हर बैंड ग्रास मिलने पर 10,000 सोने के भारी इनाम का वादा किया गया था। हालांकि अब तक इसके स्थान के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। मुझे पता है कि आप उन्हें कहाँ पा सकते हैं, ये किंगटांग ने स्पष्ट रूप से कहा। दुआन तियानरुई ने उसकी बात सुनकर एक तरफ से उपहास भरी मुस्कान दी। एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल भी नहीं थी और जिसने कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था, उसे उस दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में कहाँ से पता चलेगा?
प्रबंधक की आंखों में आशा की चमक थी। मिस ये, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जानकारी प्रदान करने के बाद आपको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। ये किंगटांग ने बिना किसी झिझक के कहा। ये शहर के ठीक बाहर सूखे जंगलों में है। डुआन तियानरुई उसकी इस खुलासे पर लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। विथर्ड वुड्स लिन शहर के किनारे स्थित था। हालांकि इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती थीं, लेकिन वे सभी आम प्रजातियां थीं। वहां बैंक ग्रास उगने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। कोई भी इस तरह के बेतुके दावे पर विश्वास नहीं करेगा। मैनेजर को ये किंगटांग द्वारा मुरझाए हुए जंगल का जिक्र करने की उम्मीद नहीं थी। उसकी तीव्र आशा, जैसे आग पर बर्फ का पानी डाल दिया गया हो, पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा निराशा से कठोर हो गया। मिस ये, आप मजाक कर रही होंगी, यह असंभव है। अगर यह सच हुआ तो, ये किंगटांग ने आगे कहा, किसी को कागज और स्याही तैयार करने को कहो, मैं तुम्हारे लिए उसका सटीक स्थान बना दूंगी। मैनेजर को उसकी दी गई जानकारी बेबुनियाद लगी, लेकिन उसके आत्मविश्वास भरे लहजे को देखते हुए, हालांकि उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए हिचकिचाया, उसने उसके द्वारा अनुरोधित स्टेशनरी तैयार करने का आदेश दे दिया। ये किंगटांग ने तुरंत एक साधारण नक्शा बनाया, जिसमें बैंक ग्रास के संभावित स्थान को सटीक रूप से दर्शाया गया था। मैनेजर ने नक्शा अपने एक भरोसेमंद सहायक को सौंप दिया। सहायक को नक्शा लेकर जाते देख वहां मौजूद लोगों के चेहरे जिज्ञासा से भरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि ये किंगटांग को वह नक्शा बनाने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। मैनेजर को अपने सहायक से डुआन तियानरुई और फ्लोरा मूनस्टोन के स्वामित्व को लेकर उनके विवाद के बारे में पता चला था। अब जब उन्होंने अपने सहायक को उनके दावों की सत्यता की जांच करने के लिए भेजा, तो परिणाम सभी की उम्मीदों से कहीं अधिक निराशाजनक निकला। फिर भी मैनेजर ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और 1 लाख में एक मौके पर दांव लगाया। श्रीमान डुआन, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, हम इस मामले को सुलझा लेते हैं, मैनेजर ने डुआन तियानरुई से अनुरोध किया। डुआन तियानरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी नहीं है, मुझे भी उम्मीद है कि आपके प्रतिष्ठान को वो जड़ी बूटी मिल जाएगी। इतना कहकर उसने ये किंगटांग को घूर कर देखा। प्रबंधक ने धैर्य के लिए डुआन तियानरुई के प्रति कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। युवा स्वामी, क्या मिस ये सच कह रही हैं? क्या वास्तव में सूखे जंगल में झुकी हुई घासें हैं? शोरगुल शांत होने के बाद सी परिवार के सेवक ने सी बाई से पूछा। सी बाई एक कोने में काउंटर से टिककर अपनी कमीज के किनारे से सफेद जेड के एक टुकड़े को चमका रहा था, जबकि उसकी निगाहें एक किंगटांग पर टिकी हुई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने बेपरवाही से जवाब दिया, कौन जानता है? परिचारक अचंभित था, लेकिन अगर कोई नहीं है तो मिस ये हंसी का पात्र बन जाएंगी। युवा मालिक, क्या आप सचमुच सिर्फ उन्हें देखने पर ही तुले हैं? उफ। सी बाई द्वारा सिर पर चोट लगने के बाद परिचारक ने मुंह बना लिया। सी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे हमारी चिंता की जरूरत नहीं है, बस आराम करो और देखो कि आगे क्या होता है। कर्मचारी ने अपनी कनपटी रगड़ी, वो अपने साथ हुई घटना से पूरी तरह से भ्रमित था। समय बीतने का इंतजार करते हुए मैनेजर ने अपने सहायकों को ये किंगटांग और डुआन तियानरुई के लिए जलपान तैयार करने को कहा था। इस अवसर पर डुआन तियानरुई के साथ आए डुआन परिवार के सेवक उनके चारों ओर खड़े थे और ये किंगटांग के शांत व्यवहार पर कभी कभार नजर डालते हुए बुदबुदा रहे थे। युवा स्वामी, मुझे लगता है मिस ये पागल हो गई हैं। क्या आप सचमुच उनका साथ देने पर तुले हुए हैं? डुआन तियानरुई ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और एक पल के लिए ये किंगटांग को देखा, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर वो विदूषक की भूमिका निभाने पर तुली हुई है तो क्यों नहीं? इतना कहते ही उसकी नज़र बुटीक के प्रवेश द्वार की ओर गई और संयोगवश उसने सहायक को देखा, जिसे नक्शा देकर भेजा गया था और वह धूल से लथपथ होकर लौट रहा था। चाय का प्याला नीचे रखते ही डुआन तियानरुई की आंखों में पल भर में आनंद की चमक आ गई। शो शुरू होने दीजिए। बुटीक के अंदर बहुत सारे दर्शक मौजूद थे, जो लिन शहर के 2 शीर्ष कुलीन परिवारों, ये और डुआन परिवार से जुड़े इस भव्य आयोजन को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। हालांकि सहायक व्यक्ति धूल से सना हुआ था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपने सीने में कुछ अनमोल चीज लिए हुए हैं, क्योंकि उसे अत्यंत सावधानी से अपनी बाहों को पकड़े हुए देखा गया था। कैसा है? सहायक के वापस आते ही प्रबंधक ने पूछा। भेजा गया सहायक अभी भी हौंफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। उसने प्रबंधक की ओर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे मिल गया, लेकिन यह एक गुफा में अच्छी तरह छिपा हुआ था। ये सब मिस ये के नक्शे की बदौलत है, वरना इसे ढूंढना नामुमकिन होता। जैसे ही वो बयान दिया गया,
सहायक और ये किंगटांग को छोड़कर बुटीक के अंदर सभी के मुंह खुले रह गए। बैंड ब्रास सचमुच मिल गई, ये कैसे संभव है? बाकी सब लोग अचंभित रह गए। सहायक ने धूल से सना हुआ एक जकूजी का डिब्बा निकाला, जिसे उसने पहले अपनी बाहों में लपेटा हुआ था, और सावधानीपूर्वक प्रबंधक को सौंप दिया। प्रबंधक ने जल्दी से डिब्बा खोला और उसके अंदर नीले हरे रंग की झुकी हुई घास रखी थी, जो अभी भी सुबह की ओस से चमक रही थी। अगले ही पल मैनेजर ने राहत की एक लंबी सांस ली। मिस ये, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर ने बैंड ग्रास का डिब्बा सावधानीपूर्वक अपने पास रखा और फिर ये किंगटांग की ओर मुड़कर अपने चेहरे पर सबसे सच्ची मुस्कान के साथ आभार व्यक्त किया। भगवान ही जाने इस जड़ी बूटी को खोजने में मालिक ने कितना लंबा समय लगाया होगा। अगर ये किंगटांग की दूरदर्शिता न होती तो किसे पता होता कि यह अनमोल जड़ी बूटी एक गुफा में उग रही होगी। ये किंगटांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। बैंड ग्रास वास्तव में इस समय एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी, लेकिन इसका मुख्य कारण इसके प्राकृतिक आवास के बारे में गलत धारणा थी। कुछ दशकों में बैंड ग्रास को दुर्लभ नहीं माना जाएगा। अतीत में ये किंगटांग ने एक बार ग्रेट एल्डर के चंगुल से बचने के लिए विथिड वुड्स में छिपकर गलती से इसे खोज लिया था, इसलिए उसे इसका स्थान स्पष्ट रूप से याद था। इन सब बातों की जानकारी किसी और को नहीं थी। बैंड ग्रास मिलते ही दुआन तियानरुई का चेहरा पल भर में उदास हो गया। वो ये किंगटांग को खुद को मूर्ख साबित करते देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन अब उसकी उम्मीदें टूट गईं। थोड़े ही समय में प्रबंधक ने अपने सहायकों को जड़ी बूटी की प्राप्ति के लिए वादा किया गया 1 लाख सोने का इनाम तैयार करने का आदेश दिया। चमकीले सोने से भरे 3 संदूक दर्शकों की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने आ गए। ये किंगटांग ने सोने पर एक नज़र डाली और फिर एक एक करके अपनी हथेली के आकार के सोने के टुकड़े उठाए और फ्लोरा मूनस्टोन को प्रदर्शित करने वाले काउंटर पर प्रत्येक को रख दिया। प्रत्येक सोने का सिक्का काउंटर पर गिरते ही खटकने की आवाज आई, लेकिन ये किंगटांग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तिरछी निगाहों से गंभीर दिख रहे दुआन तियानरुई पर अपनी दृष्टि केंद्रित की और हर खटकने की आवाज के साथ उसके चेहरे पर बढ़ते गुस्से को गौर से देखा। ये लो 30,000 सोने के सिक्के, मैं फ्लोरा मूनस्टोन खरीद रही हूँ। 30,000 सोने के सिक्के काउंटर पर गिरते ही ये किंगटांग ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ ये बात कही, जिसे देखकर दुआन तियानरुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किंगटांग के पास ऐसा कोई षड्यंत्र छिपा होगा। अपने खजाने के बिना भी वो न केवल मूनस्टोन हासिल करने में कामयाब रही, बल्कि उसने शुरुआत में ही खूब मुनाफा भी कमाया। अपने विवेकपूर्ण स्वभाव के बावजूद दुआन तियानरुई ये किंगटांग के उकसावे से क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। माफ कीजिए श्रीमान दुआन, हम पहले पाव के आधार पर काम करते हैं। ये फ्लोरा मूनस्टोन, प्रबंधक, जिसने बैंड ग्रास की खोज के लिए ये किंगटांग का एहसान माना था, स्पष्ट रूप से उसका साथ देने के लिए तैयार था। उसने खुद दुआन तियानरुई से संपर्क किया और उनसे वो मूनस्टोन लौटाने का अनुरोध किया, जिसे वो अपने हाथों में लिए घूम रहा था। दुआन तियानरुई ने दबे स्वर में अपने दांत पीसे और मूनस्टोन सौंप दिया, जिसके बारे में उसे शुरू में उम्मीद थी कि वो उसकी जेब में होगा। मैनेजर ने सबके सामने ये किंगटांग को मूनस्टोन भेंट किया और घोषणा की, मिस ये फ्लोरा मूनस्टोन अब आपका है। ये किंगटांग ने अपनी भौहें उठाईं और दुआन तियानरुई की ओर एक नज़र डालने से पहले मूनस्टोन प्राप्त किया। उस एक नज़र ने ही दुआन तियानरुई को बौखला देने के लिए काफ़ी था। ये सोचकर हैरानी होती है कि अंत में वही विदूषक की भूमिका निभाएगा। खैर, आपकी नई खरीदारी के लिए बधाई हो मिस मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब चलता हूँ। दुआन तियानरुई ने अपना औपचारिक संदेश देने से पहले अपने होंठ दबाए और अपने सेवकों के साथ दुम दबाकर चला गया। जब पर्दा गिरा तो हर कोई अवाक रह गया, क्योंकि किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। सी बाई, जो पूरे समय एक कोने से सब कुछ देख रहा था, ये किंगटांग को दुआन तियानरुई को बेधड़क बजाते देख मन ही मन मुस्कुराया। उसने बिना सोचे समझे अपने चुने हुए ज़ैड पत्थरों का मूल्यांकन फिर से शुरू कर दिया। मिस अगर आपको और कुछ चाहिए तो बेझिझक पूछिए, मैं अभी कुछ देर के लिए जा रहा हूँ। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए ये किंगटांग को भरपूर आतिथ्य सत्कार दिया। ये किंगटांग ने हल्के से सिर हिलाया। फ्लोरा मूनस्टोन प्राप्त करना एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन उसे अभी और भी महत्वपूर्ण चीजें ढूंढनी थीं। मैनेजर बुटीक की लॉबी से निकला और सीधे सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़ा। सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित लॉफ्ट स्वीट के दरवाजे कसकर बंद थे। मैनेजर ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर विनम्रतापूर्वक दरवाजे पर दस्तक दी। क्या मुझे प्रवेश करने की अनुमति मिल सकती है? मंजूर किया गया।
इसके बाद मैनेजर ने चुपचाप दरवाजे खोले और कमरे में प्रवेश किया। आकर्षक व्यक्तित्व वाली मुसू मेज के पास बैठी थी। मैनेजर ने अपने पीछे दरवाजे बंद करने के बाद मुसू के सामने घुटने टेक दिए और उसे बैंक ग्रास से भरा जकूजी का डिब्बा भेंट किया। माननीय न्यायाधीश महोदय, हमने बैंक ग्रास प्राप्त कर ली है। मुसू ने अपनी भौहें उठाईं और डिब्बा ले लिया। उसके अंदर की चीजें देखने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। कौन जान सकता था कि खजाने के मंडप का रहस्यमय मालिक कोई और नहीं बल्कि लुओक सिंह शहर का प्रसिद्ध माक्विस होगा। हालांकि इसमें काफी समय लग गया, लेकिन आपने अच्छा काम किया। मुसू ने प्रबंधक के काम की सराहना करने से पहले डिब्बा नीचे रख दिया। प्रबंधक घुटनों के बल बैठा रहा और आदरपूर्वक उत्तर दिया, महामहिम, आपकी कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुसू पिछली रात ही लिन शहर पहुंचा था। प्रबंधक उसके अचानक आगमन से चौंक गया क्योंकि मन ही मन वह उसकी उपस्थिति से भयभीत था। उसके लिए ये सौभाग्य की बात थी कि उसे सही समय पर बैंक ग्रास मिल गई, अन्यथा वह उसके सामने प्रकट होने का साहस नहीं कर पाता। सू के अच्छे मूड में होने का फायदा उठाते हुए मैनेजर ने तुरंत एक खास अनुरोध उठाने की बात कही और तुरंत आगे कहा, महामहिम, एक और मामला है जिस पर आपका ध्यान देना आवश्यक है। यह क्या है? मुसू ने पूछा। कुछ दिन पहले हमें आपके नाम से एक पत्र मिला जिसे सी परिवार ने पहुंचाया था। इतना कहकर प्रबंधक ने एक लिफाफा प्रस्तुत किया जिसे उसने प्राप्त होने के बाद से अपने पास रखा हुआ था। सी परिवार? मुसू उत्सुक हो गया क्योंकि सी परिवार का मुखिया उन कुछ लोगों में से एक था जो खजाने के मंडप के मालिक के रूप में उसकी गुप्त पहचान को जानता था। मुसू ने लिफाफा खोला और जैसे ही उसने पत्र पढ़ना शुरू किया, उसके बदलते चेहरे के भाव पत्र की विचित्रता को दर्शाते थे। ये परिवार की ये किंगटांग मुझसे मिलना चाहती है। मुसू अचंभित रह गया। उसकी निगाहें सहज रूप से प्रतीक्षालय की ओर मुड़ गईं। प्रवेश कक्ष में बैठा एक व्यक्ति अपनी भौहें सिकोड़ने लगा। मैनेजर ने मुसू की दृष्टि में आए बदलाव को देखा, लेकिन उस दिशा में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बजाय उसने अपना सिर और नीचे कर लिया। कल रात मुसू के साथ एक और व्यक्ति आया था। मुसू जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रबंधक को अचानक मुसू की प्राचीन वैभव के मंदिर के प्रति निष्ठा याद आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति ही पौराणिक देव सम्राट हो। प्रबंधक ने यहीं पर सोचना बंद कर दिया। फिलहाल उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वो अपने काम से काम रखे। मुसू ने एक पल के लिए झिझकते हुए पूछा, ये किंगटांग कौन है? उस रात जब महाराज ये परिवार में उस लड़की से मिलने गए तो उन्हें लड़की का नाम पता नहीं चल पाया। ये किंगटांग शायद वही लड़की हो सकती है। प्रबंधक ने जल्दबाजी में उत्तर दिया, ये किंगटांग ये परिवार की युवती हैं और साथ ही परिवार के मुखिया की उत्तराधिकारी भी हैं। उसके अलावा क्या उनके घर में फिलहाल कोई और युवतियां भी रह रही हैं? मुसू ने आगे पूछा। ये परिवार में 3 युवतियां हैं। ये किंगटांग वर्तमान मुखिया की बेटी है, ये यू उनके परपोते की पोती है और ये शुन मुखिया की दत्तक पुत्री है। ये यू कुछ समय पहले क्लाउड ब्रेकर कबीले में शामिल होने के लिए चली गई थी, जबकि ये शुन अपना अधिकांश समय मुख्य निवास से दूर हवेली में बिताती है। इसलिए मेरे अनुमान से ये किंगटांग ही एकमात्र युवतियां हैं जो वर्तमान में उनके घर में रह रही हैं, प्रबंधक ने विस्तार से बताया। तो क्या सच में वही है? मुसू ने हैरानी से अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। मैनेजर ने आगे कहा, दरअसल बैंक ग्रास के स्थान के बारे में जानकारी भी उन्होंने ही दी थी। मिस ये फिलहाल नीचे स्थित हमारी बुटीक में खरीदारी कर रही हैं। मुसू लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उन्हें जवानी में अंदरूनी चोट लगी थी और दवा के तौर पर उन्हें इन बैंक ग्रास की जरूरत पड़ी थी। इतने सालों की खोज के बाद किसने सोचा होगा कि उन्हें उसी लड़की से मुक्ति मिलेगी जिसकी तलाश महाराज कर रहे थे। चूंकि वो न केवल हमारी ग्राहक हैं बल्कि हमारी हितैषी भी हैं, इसलिए हमें उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। भविष्य में अगर वो कभी हमारी दुकानों से खरीदारी करें तो सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी भी वस्तु पर 20% की छूट मिले। मुसू ने यह उदार प्रस्ताव देते हुए तिरछी नजर से प्रवेश कक्ष की ओर देखा। ठीक है महाराज, प्रबंधक ने सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में वो कुछ कह नहीं पा रहा था। मुसू ने जो छूट दी थी वो न केवल लिन शहर की स्थानीय दुकान पर लागू थी बल्कि पूरे महाद्वीप में फैली सभी शाखाओं पर लागू थी। उस छूट के साथ उन सभी अनमोल वस्तुओं को खरीदने पर कितनी बचत हुई होगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी मामलों पर सहमति बन जाने के बाद प्रबंधक अवाक होकर कमरे से बाहर चला गया। मैनेजर के जाने के बाद वो आदमी प्रतीक्षालय से बाहर निकला। जब मुसू की उनसे पहली बार आमना सामना हुआ तो वो तुरंत अपनी डेस्क से उठ गए और एक घुटने पर बैठ गए।
महारानी। वो शांत लेकिन आकर्षक चेहरा भावहीन बना रहा और उसकी गहरी आंखें मेज पर पड़े खुले पत्र पर सरसरी नजर डालती रहीं। उनकी मुलाकात स्वीकार कर लीजिए। एक गहरी आवाज गूंजी। आपके आदेशानुसार मैं तुरंत उत्तर भेज दूंगी। मुसू ने बिना किसी झिझक के आज्ञा का पालन किया। आप बॉस हैं और बॉस का ही अंतिम निर्णय होता है। किसी को भी महामहिम से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। सवाल सिर्फ ये था कि ये किंगटांग उनसे मिलना क्यों चाहती थी। किंगटांग, जो अभी भी बुटीक में खरीदारी कर रही थी, ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इमारत की उन ऊपरी मंजिलों से गहरी धसी हुई आंखों की एक जोड़ी चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। मुसू एक गुप्त लॉज में हान कांगमिंग के बगल में खड़ा था और ये किंगटांग को देखते हुए वो उस खूबसूरत युवती से मोहित हो गया। क्या ये दानव सम्राट के हृदय का मेजबान है? मुसू को कल रात ये के निवास से निकलते समय हान कांगमिंग द्वारा उससे पूछे गए प्रश्न की याद आए बिना नहीं रह सकी। तो महाराज चाहते थे कि उनके जैसी ही कोई लड़की उनके अहम को गर्भ धारण करे। मुसू ने हान कांगमिंग पर एक नज़र डाली, जिसकी निगाहें हर समय ये किंगटांग पर टिकी हुई थी, और वह अपने दल के बदलते मिजाज से जरा भी अनजान था। खजाने के मंडप में तरह तरह की अनोखी वस्तुएं उपलब्ध थीं। ये किंगटांग की मदद से बैंड ग्रास, झुकी हुई घास, ढूंढने में सफल होने के कारण उसे अपनी सभी खरीदारी पर आकर्षक छूट मिली, जिसका वह निश्चित रूप से भरपूर लाभ उठाएगी। मुसू द्वारा नियुक्त प्रबंधक ये किंगटांग की खरीदारी में व्यक्तिगत रूप से सहायता कर रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि वो इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं खरीदेगी और उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक एक खाली काउंटर पर रुक जाएगी। क्या ये बुआ है? ये किंगटांग ने काउंटर की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिस पर कुछ चमकीले रंग के कंकड़ रखे हुए थे। मैनेजर ने डिस्प्ले पर एक नज़र डालते हुए सिर हिलाया। बुआएं एक 5वें दर्जे के आत्मा राक्षस का शिकार करने से प्राप्त हुई वस्तुएं थीं, जिसके लिए 100 से अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। हालांकि बुआएं स्वयं में कोई खास चीज नहीं मानी जाती थीं। बुआएं ठोस संरचना के बने होते थे और किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी थे। इन्हें बनाने में लगने वाले परिश्रम के कारण इनकी कीमत बहुत अधिक थी, भले ही किसी को इनका कोई व्यावहारिक उपयोग समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि केवल सजावट के रूप में भी बुआएं रत्नों जितने उत्तम नहीं थे, इसलिए कुछ कुलीन लोगों को छोड़कर, जो अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए 1 या 2 बुआएं खरीदते थे, लगभग किसी को भी इनमें रुचि नहीं होती थी। लेकिन ये किंगटांग उन कुछ बुआओं की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो गई थी। दूसरों के लिए बुआएं शायद बेकार हों, लेकिन उसके लिए बिल्कुल नहीं। वो उन्हें अनमोल मानती थी। इनमें से कितनी बुआएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? ये किंगटांग ने आगे पूछा। मैनेजर को उन भारी भरकम बुआओं के प्रति उसका उत्साह समझ में नहीं आया और उसने उसे केवल जिज्ञासु समझा। लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक। उन चीजों को बोझ समझा जाता था क्योंकि उन्हें बेचना कठिन था और वे एक खजाने की तरह जमा हो गई थीं। ये किंगटांग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए खुशी से अपनी आंखें चमकाईं और कहा, मैं ये सब खरीद रही हूँ। उसके इस फैसले को सुनकर मैनेजर की आंखें फटी रह गईं। सभी, मिस, ये एक ही चीज की कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं। क्या आप सच में आश्वस्त हैं? ये किंगटांग ने सकारात्मक सिर हिलाया। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। ये किंगटांग से उम्मीद थी कि वो अपनी छूट से कुछ उपयोगी चीज खरीदेगी, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह युवती इसके बजाय उन तुच्छ पत्थरों जैसी दिखने वाली छोटी छोटी मक्खियों को खरीदना पसंद करेगी। इसके अलावा केवल 1 दर्जन की कीमत ही उसे 10,000 सोने के सिक्कों से अधिक पड़ेगी। पत्थरों के ढेर के लिए इतनी कीमत चुकाना सरासर फिजूल खर्ची थी। मैनेजर उसे जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले के खिलाफ सलाह देने को तैयार था, लेकिन जब ये किंगटांग ने बिना सोचे समझे उतनी रकम सीधे काउंटर पर रख दी, तो सौदा पक्का हो गया। मैनेजर पूरी तरह से अवाक रह गया। कोई विकल्प न होने के कारण वो उसके जाने के दुख को सहने के लिए अपने दिल को कठोर बना सका और उसने अपने सहायकों को आदेश दिया कि वे बोए के हर उपलब्ध सामान को उसके लिए पेश करें। कुल 17 वस्तुएं थीं, जिनकी कीमत ये किंगटांग द्वारा 20% छूट देने के बाद 13,600 सोने के सिक्के थी। इसके अलावा प्रबंधक ने उसे अपनी ओर से भी छूट दी और अंत में उससे केवल 13,000 सोने के सिक्के ही लिए। इन सब के बावजूद भी मैनेजर को अब भी लग रहा था कि वो ये किंगटांग को उसकी धनराशि से वंचित कर रहा है। हालांकि संबंधित व्यक्ति ने अपनी नई खरीदारी को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। हालांकि लोग अभी तक बोए के उद्देश्य से अनजान थे, लेकिन कुछ वर्षों में ये खबर फैल जाएगी कि यह आध्यात्मिक जड़ को पोषण दे सकता है। वास्तव में बोए आध्यात्मिक जड़ की खेती के लिए दुनिया के कुछ गिने चुने बाहरी पोषक तत्वों में से एक था। इसलिए
भले ही अब एक टुकड़े के लिए 1000 सोने का सिक्का बहुत अधिक कीमत थी, लेकिन लोगों को इसके उद्देश्य का पता चलने के बाद बोए की कीमत तेजी से बढ़ जाएगी। तब तो 10,000 सोने के सिक्के भी अपर्याप्त लगेंगे। तो फिर कौन कह सकता है कि ये किंगटांग को सरासर नुकसान हुआ था, बल्कि उसने तो खूब मुनाफा कमाया था। एक और मामला है जिसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अगर आपके किसी भी प्रतिष्ठान में ये बुआएं उपलब्ध हों तो मैं उन सभी को खरीद लूंगी। ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए प्रबंधक से यह अनुरोध किया। पवेलियन ऑफ ट्रेजर्स की शाखाएं पूरे महाद्वीप में फैली हुई थीं। अगर उन्हें उनका सहयोग मिल जाता तो उन्हें स्पिरिट रूट सप्लीमेंट्स की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरी ओर मैनेजर पूरी तरह से अचंभित था। मुझे लगता है कि मिस ये पागल नहीं है। मैनेजर ने ये किंगटांग के अनुरोध को तुरंत नहीं माना, लेकिन इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। वो बॉयज के प्रति उसके उत्साह को देखकर सतर्क हो गया। क्या इतनी बड़ी मात्रा में उन्हें खरीदने के पीछे कोई और मकसद था? फिर भी ये किंगटांग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अभी अभी जो दर्जन भर से अधिक बुआएं प्राप्त किए थे वे उसके लिए काफी समय तक चलने के लिए पर्याप्त थे। उन भारी भरकम बुआओं के अलावा ये किंगटांग ने एक इफ्रित के तराजू को भी खरीदने का विकल्प चुना था। इफ्रित्स लावा के पठारों पर विचरण करने वाले आध्यात्मिक जीव थे। वे क्रूर प्राणी थे जिनके शरीर पर ऐसे शल्क थे जो अग्निरोधी थे। हालांकि अपने विशाल आकार के कारण उनके शल्कों का वजन उपकरण बनाने में उनके इच्छित उपयोग में बाधा उत्पन्न करता था और इस प्रकार वे एक सफेद हाथी साबित हुए। ये किंगटांग की खरीदारी का तरीका इतना बेतुका था कि मैनेजर को लगा कि शॉपिंग असिस्टेंट के तौर पर उसका काम करना उसके लिए एक बोझ बनता जा रहा है। क्या वो सचमुच फालतू चीजों की शौकीन थी? अपनी सभी खरीदी हुई वस्तुओं को रखने के लिए, जिनमें इफ्रित के विशालकाय तराजू भी शामिल थे, ये किंगटांग ने सीधे बुटीक से एक आयाम वाली अंगूठी भी खरीदी। और मुसू के लिए, जो लगभग आधे दिन तक ये किंगटांग की गुप्त निगरानी में हान कांगमिंग के साथ था, वो उन फालतू चीजों का आनंद लेते हुए देखकर काफी असहज हो गया जो उसने खरीदी थी। महामहिम, मिस ये की चीजों को देखने की क्षमता वाकई अनोखी है। मुसू ने ये टिप्पणी करते हुए हिचकिचाते हुए हान कांगमिंग के हावभाव पर नजर रखी। वो बेकार की चीजें उसने अपनी मर्जी से खरीदी थी। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। यह वो छिपा हुआ बहाना था जिसके जरिए मुसू उसे यह बात समझाना चाहती थी। हान कांगमिंग ने मुसू की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चिंतनशील भाव से उसे देखती रही। ये किंगटांग ने अपने पुनर्जन्म का पूरा फायदा उठाया और अपने पूर्व ज्ञान से लाभ कमाया। दुकान का चक्कर लगाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि खरीदने के लिए कोई और आवश्यक वस्तु न हो, वह संतुष्ट होकर दुकान से निकल गई। जैसे ही वो प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसकी मुलाकात सीबाई और उसके सेवक से हुई, जो भी निकलने ही वाले थे। यह एक सुखद संयोग था, क्योंकि ये किंगटांग ने सीबाई के स्वास्थ्य को बहाल करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सी परिवार से दोबारा मिलने का इरादा किया था। सुविधा के लिए वो उनके साथ ही चली गई। मुसू चुपचाप देखता रहा जब ये किंगटांग एक परिचित और आकर्षक युवक के साथ परिसर से बाहर चली गई। वो मुड़कर अपने स्वामी महाराज की ओर देखने लगा, जो हमेशा की तरह भावहीन चेहरे के साथ बने रहे। मुसू ने दबे स्वर में अपना माथा पकड़ लिया। महाराज, कृपया अपनी तत्परता विकसित करें। इससे उनका मन पक्का हो गया। उन्हें ये किंगटांग के अनुरोधित मिलन के दौरान महामहिम और ये किंगटांग के बीच मुलाकात का अवसर अवश्य बनाना था। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बच्चे को गर्भ धारण करे, तो आपको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। देखा, तुमने काफी सारे बुआ और इफ्रित के तराजू खरीद लिए हैं। सीबाई ने ये किंगटांग की अजीबोगरीब खरीदारी का जिक्र तब किया जब वे सी के घर जा रहे थे। सीबाई को पता था कि बुआ और इफ्रित के तराजू क्या थे, लेकिन उसने उनके उद्देश्यों के बारे में कुछ खास नहीं सुना था। हाँ, ये किंगटांग वैसे भी अपनी खरीदारी को छुपाने का इरादा नहीं रखती थी।